हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिलन है और इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स का एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये एक सैलरी हेड के अंदर आता है। तो एंड हाँ, ये मेनली टारगेटेड होगा टुवर्ड्स सीए इंटर स्टूडेंट्स एंड रेलेवेंट होगा और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी। तो जनरली कई बार ये टॉपिक्स स्टूडेंट्स छोड़ के चले जाते हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है और फटाफट हम इस वीडियो में कवर कर देंगे इस टॉपिक को एंड होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो इस छोटे से नोट्स की हेल्प से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। तो होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89, बेसिकली रिलीफ आपको कब मिलता है? अगर आपको किसी साल सैलरी के अरियर्स या सैलरी कोई एडवांस सैलरी मिलती है तो एक से ज्यादा साल के लिए है या पुराने साल के लिए है। सपोज अरियर्स ऑफ सैलरी मिली आपको किसी पुराने साल के लिए, या आपने एडवांस सैलरी ले ली किसी नेक्स्ट ईयर, मतलब सपोज आपका एप्लीकेबल ईयर है 1920, आपने एडवांस सैलरी ले ली मार्च में जाके, जो कि एक्चुअली पर्टेन करती है आपकी 2021 से। सिमिलरली हो सकता है कई बार प्रैक्टिकली क्या होता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट होते हैं जो कि रेट्रोस्पेक्टिवली हो जाते हैं। तो हो सकता है जैसे अगर आप 19 आपका एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर है 1920, तो आप 1920 में आपको सपोज 16-17 की 17-18 की कोई अरियर्स मिल गए सैलरी के। तो ऐसा होता है। और साथ ही में इस अरियर्स ऑफ सैलरी की वजह से या एडवांस सैलरी की वजह से आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। जितनी आपकी होनी चाहिए थी टैक्स लायबिलिटी उससे ज्यादा हो जाती है। उस केस में आपको ये रिलीफ मिल जाता है। तो अब यहाँ से आगे मैं अरियर्स ऑफ सैलरी एडवांस सैलरी को बोलूंगा एडिशनल सैलरी। हम इस टॉपिक में उसको जब बोलेंगे एडिशनल सैलरी तो उसका मतलब होगा अरियर्स ऑफ सैलरी या एडवांस सैलरी। तो इस नोट्स क्विकली नोट्स को रीड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक आपके आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसका एक इलस्ट्रेशन भी करेंगे, जिससे बातें बहुत क्लियर हो जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी इजी। मतलब आपको कुछ भी इसमें रटना नहीं है, बहुत लॉजिकली चीजों को समझना है। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कब लगता है? जब आपको कोई अरियर्स मिलते हैं सैलरी के या एडवांस मिलता है सैलरी का, तो कोई पुराने साल का है या कोई फ्यूचर ईयर का है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है वो, जिसकी वजह से जो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है वो क्या है, बढ़ जाती है। आपको पता होगा हर साल स्लैब रेट जनरली चेंज होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो आज से सपोज अगर आप 19-20 में हो, आपको 19-20 में कोई 17-18 की सैलरी मिल गई या 16-17 के अरियर्स मिल गए। अब 16-17 में एप्लीकेबल टैक्स रेट या स्लैब रेट जो होता है वो तो कुछ अलग रहा होगा। तो हो सकता है इसकी वजह से आज जो आप टैक्स दे रहे हो उस सैलरी पे वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस केस में आपको रिलीफ मिल जाता है। तो क्विकली रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, where by reason of any proportion of an SSE salary being paid in arrears or in advance, or by reason of his having received in any one financial year salary for more than 12 months, or a payment of profit in lieu of salary under section 17 subsection 3, his income is assessed at a rate higher than at which it would otherwise have been assessed. इस ये लाइन इंपॉर्टेंट है। The assessing officer shall, on an application made to him in this behalf, grant such relief as prescribed. The procedure for computing the relief is given in the रूल 21A कैपिटल है। तो इस पॉइंट में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला, जब अरियर्स ऑफ सैलरी एडवांस सैलरी मिलती है या कोई भी आपको ऐसा सैलरी मिलती है तो एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर के लिए पर्टेन करती है, कोई पुराने सैलरी से रिलेट करती है, कोई फ्यूचर ईयर से आपकी रिलेट करती है। तो इस केस में आपको रिलीफ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको? असेसिंग ऑफिसर जो आपका, उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है, और वो फाइल करने के बाद आपको रिलीफ ग्रांट कर दिया जाएगा। रिलीफ कंप्यूट कैसे होगी? एज गिवन अंडर रूल 21 कैपिटल है। सिंपल स्टेप्स है, हम आगे देख लेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेनली स्टेप्स अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कैसे आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैलकुलेट करना है। Second point, similar tax relief is extended to SSE who receives arrears of family pension
as defined in the explanation of clause 2A of section 57. फैमिली पेंशन क्या होता है? फैमिली पेंशन मीन्स अ रेगुलर मंथली अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉई इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। तो फैमिली पेंशन क्या है? अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो अगर कोई एम्प्लॉयर उसकी डिपेंडेंट फैमिली को कुछ पेंशन देता है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो उसको बोलता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन टैक्स होती है अंडर द हेड अदर सोर्स। उसमें आपको कुछ डिडक्शन भी मिलते हैं, हालांकि वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। वो अदर सोर्स की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका कार्ड मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो अदर सोर्स को आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ मैंने फैमिली पेंशन को डिस्कस किया है। बेसिकली जस्ट टू रिकैप, फैमिली पेंशन क्या मैंने बता दिया आपको क्या होता है। अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी डिपेंडेंट फैमिली को अगर एम्प्लॉयर को पेंशन देता है तो दैट इज नोन एज फैमिली पेंशन। तो अगर फैमिली पेंशन में भी अगर आपको कोई रिलीफ कोई अरियर्स मिल रहे हैं, कोई पुराने साल के आपको फैमिली पेंशन इंक्रीज हो गया, उसका अरियर्स इस साल मिल रहा है, तो उस केस में भी आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि फैमिली पेंशन के केस में भी अगर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 बनता है तो वो आपको मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, no relief shall be granted in respect of any amount received or receivable by an SSE on his voluntary retirement or termination of his service in accordance with any scheme or schemes of voluntary retirement or a scheme of voluntary separation in the case of public sector company, if exemption under section 10 subsection 10C in respect of such compensation received on voluntary retirement or termination of his service or voluntary separation has been claimed by the SSE in respect of the same assessment year or any other assessment year। तो इतनी बड़ी बात का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझ लो क्या है। इतनी बड़ी लाइन है, मैं मानता हूँ। इसका सिंपल मतलब ये है कि वीआरएस में, वीआरएस के केस में आपको ऑलरेडी अगर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सी के अंदर अगर आपको कोई एग्जेम्पशन मिल रही है तो उस केस में आप रिलीफ अंडर सेक्शन 89 नहीं क्लेम कर सकते। तो अगर आप वॉलंटरी सेपरेशन के केस में आपको कुछ कंपनसेशन मिल रहा है, अब वो आप ये बोल के कि ये अरे ये कंपनसेशन तो फ्यूचर ईयर्स के लिए भी है, देखो फ्यूचर ईयर में मैं काम करता लेकिन अब मैं रिटायर हो रहा हूँ पहले ही, उसके एवज में मुझे इसके अगेंस्ट मुझको कुछ कंपनसेशन मिल रहा है, तो ये कंपनसेशन फ्यूचर ईयर्स के लिए से पर्टेन करता है, तो इस केस में भी मेरे को रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिल जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के केस में ऑलरेडी आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर एग्जामिशन क्लेम करते हो। तो अगर आप 1010C के अंदर एग्जामिशन क्लेम कर रहे हो, उसमें आपको 1010C के अंदर एग्जामिशन मिल रही है, आप रिलीफ अंडर सेक्शन 89 नहीं क्लेम कर सकते। इतनी बात का सिंपल इतना ही मतलब निकलता है, ठीक है। तो दो एडिशनली 2 पॉइंट हमने एप्लीकेबिलिटी समझ ली अभी तक, ठीक है। फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपके थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन टाइप का पॉइंट था। तो क्विकली इन 3 पॉइंट को सम अप कर देते हैं। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कब मिलता है? जब आप अगर आपको कोई एडवांस सैलरी या अरियर सैलरी, जिसको मैं एडिशनल सैलरी बोल रहा हूँ, मिलता है, कोई पिछले साल से जो कोई पुराने साल से पर्टेन करता है या कोई फ्यूचर ईयर से रिलेट करता है, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो इनकम एसेस हो रहा है इस साल वो ज्यादा एट हायर रेट एसेस हो रहा है जैसा होना चाहिए, तो उस केस में आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि फैमिली पेंशन के केस में भी आप रिलीफ अंडर सेक्शन 89 अगर एप्लीकेबल है, यानी कुछ अरियर्स मिल रहे हैं फैमिली पेंशन के, तो उस केस में भी आप रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम कर सकते हो। हमने क्विकली देख लिया था फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है। थर्ड पॉइंट है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर, वीआरएस के अंदर आपको जो कंपनसेशन मिलती है उसमें आप ऑलरेडी सिंस सेक्शन 1010C के अंदर एग्जाम्पशन क्लेम करते हो, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या वीआरएस के अंदर आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 नहीं मिलेगा, तो उस केस में आप रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम करने के लिए आपको असेसिंग ऑफिसर के अपने जो आपका एओ है असेसिंग ऑफिसर, उसके सामने एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इस रिलीफ को क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्विक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन था। जो अब आपको नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है स्टेप्स टू कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 89। मेन समझने वाला पॉइंट यही है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी यही है और प्रैक्टिकली भी ये इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने ऊपर बताया आपको रूल 21 कैपिटल के अंदर आपको बता रखा है कैसे कंप्यूट करते हैं, और आपको रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। इस स्टेप को एक बार पढ़ लेते हैं पर रटना नहीं है। मेरा टारगेट है कि स्टेप्स को रटना नहीं है, इसको स्टेप्स को हम लॉजिकली समझना है। तो अगर आप देख सकते हैं तो स्टेप्स के तुरंत बाद एक इलस्ट्रेशन है आपका, ये मैंने सिंपली आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल से उठा रखा है, तो अच्छा इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम एक बार स्टेप्स पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। उसमें मैं स्टेप्स ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे इस इलस्ट्रेशन पे आऊंगा और इस इलस्ट्रेशन को हम लॉजिकली सॉल्व करेंगे।
भूल भूल जाएंगे स्टेप्स क्या होता है, हमको सिर्फ इसको लॉजिकली सॉल्व करना है और फिर हम लोग स्टेप्स को एक बार दोबारा नजर मार लेंगे. दैट इज हाउ आई प्लान टू गो अबाउट इट. Anyway, the first step is your calculate tax payable of the previous year in which the arrears advance salary is received by considering total income inclusive of additional salary and total income exclusive of additional salary. Just to clarify, मैंने जैसे कि पहले बोला एडिशनल सैलरी का, यहाँ पे अब मैं एडवांस सैलरी अरियर्स जो भी हम मिल रहा है यहाँ पे उसको अब हम यहाँ एडिशनल सैलरी बोलने वाले हैं. तो पहले स्टेप में आपको जिस साल भी एडिशनल सैलरी मिल रही है उस साल की में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है. पहले टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, फिर टोटल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी आपको टैक्स कैलकुलेट करना है फर्स्ट स्टेप में. तो स्टेप 1 में आपके दो टैक्स कैलकुलेट हो जाएंगे, एक टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी, एक टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी. ठीक है. सेकंड स्टेप है कंप्यूट द डिफरेंशियल टैक्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन स्टेप 1. तो आपने स्टेप 1 में जो दो टैक्स कैलकुलेट करे थे उसके बीच का क्या डिफरेंस है वो आपको स्टेप 2 में निकाल देना है. ठीक है. स्टेप 3, calculate the tax payable of every previous year to which the additional salary relates on total income including additional salary of that particular previous year and on total income excluding additional salary. तो जैसे कि आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया, सिमिलरली स्टेप 3 में क्या करना है, जो भी आपका एडिशनल सैलरी मिली है वो जिस जिस भी साल से पर्टेन करती है आपको उस साल का टैक्स निकालना है. ठीक है. उस साल का टैक्स निकालना है आपको, उस साल की इनकम लेके इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी. ठीक है. तो स्टेप 3 में भी आपके दो टैक्स निकल रहे हैं. ठीक है. स्टेप 3 क्या है, आपका जिस साल से भी आपका जो एडिशनल सैलरी आपको मिली है जिस साल से रिलेट करती है उस साल का आपको टैक्स निकालना है ऑन टोटल इनकम, उस साल की टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी एंड एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी. ध्यान रखना है जब आप प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हो, इस साल स्टेप 3 में जो आप टैक्स निकाल रहे हो जिस भी साल से वो एडिशनल सैलरी रिलेट कर रही है उस साल के स्लैब रेट यूज करना है आपको, करंट ईयर के स्लैब रेट नहीं यूज करना है. तो आपको 1920 में अगर मिल रहा है कोई एडिशनल सैलरी अरियर्स आपको मिल रहे हैं तो आप जो स्टेप 3 में टैक्स कैलकुलेट करोगे वो आपको पिछले साल जिस भी साल का वो अरियर रिलेट करता है जिस भी साल से उसका उस साल का स्लैब रेट निकाल के तो यूज करके आपको टैक्स कैलकुलेट करना है. कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. स्टेप 4 है अगेन आपको इन दो में जो आपने ऊपर टैक्स स्टेप 3 में जो टैक्स निकाले हैं उसका डिफरेंशियल निकालना है. सो कंप्यूट द डिफरेंशियल टैक्स, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन स्टेप 3. स्टेप 5 है आपका फाइनल रिलीफ अंडर सेक्शन 89 निकलता है स्टेप 2 माइनस स्टेप 4. तो सिंपल ये स्टेप्स था, आपको ज्यादा सोचते नहीं क्या है स्टेप में, सिंपली स्ट्रेट अवे आपका इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो इन द केस ऑफ मिस्टर हरी, तो ये आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 2 पे. इन द केस ऑफ मिस्टर हरी who turned 67 years on 28th March 2020. ठीक है. You are informed that the salary computed for the previous year 1920. तो आपका for your examination to be held in July and November आपका applicable previous year है 1920 यानी applicable assessment year है 2021. तो इसलिए हम यहाँ पे 1920 को बेस लेके चलेंगे. तो सैलरी जो कंप्यूट हुई है, कंप्यूटेड का मतलब हुआ टैक्सेबल सैलरी. So your taxable salary basically for the previous year 1920 is rupees 10,20,000 and जो SSC है Mr. Hari वो 67 years का हो गया on 28th March 2020 and arrears of salary received is rupees 3,45,000. तो सैलरी कंप्यूटेड है 10,20,000 की और जो अरियर्स मिले आपको 3,45,000 रुपए के. Further, you are given the following details relating to the earlier years to which the arrears of salary is attributable. प्रीवियस ईयर 10-11 की जो टैक्सेबल सैलरी आपको दे रखी है, मतलब प्रीवियस ईयर 10-11 में आपकी टैक्सेबल सैलरी 7,10,000 थी और अरियर्स जो है 1,03,000 के मिले आपको इस साल के. 11-12 में आपको 1,25,000 टैक्सेबल सैलरी थी और 1,17,000 के अरियर्स मिले. 12-13 प्रीवियस ईयर में 9,50,000 की टैक्सेबल सैलरी थी और अरियर्स 1,25,000 मिले. बेसिकली जो आपको 1920 में 3,45,000 का अरियर मिला है उसका ब्रेकअप दे रखा है आपको यहाँ पे. ठीक है. तो आउट ऑफ दिस 3,45,000 प्रीवियस ईयर 10-11 का है 1,03,000, 11-12 का है 1,17,000 एंड 12-13 का है 1,25,000. तो आप इन तीनों को टोटल करोगे तो ये 3,45,000 आ जाएगा, करके देख लेना. और आपको इन पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर्स की अलग से टैक्सेबल सैलरी भी दे रखी है, यानी उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपकी टैक्सेबल सैलरी कितनी थी ये भी बता रखा है. आपको कंप्यूट करना है क्या, कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 एंड द टैक्स पेबल फाइनल टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. तो आपका रिलीफ निकाल के फाइनल टैक्स निकाल लेना. ठीक है. अच्छा, आपको स्लैब रेट भी दे रखा है. ठीक है. तो मैं आपको बता दूं
जो भी आपका एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर है, यानी हमारे इस इसमें एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर इज 2021, उस साल के आपको स्लैब रेट पता होने चाहिए। टैक्स रेट, जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट्स है वो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में कहीं नहीं बताएगा, दैट यू शुड नो। लेकिन जो पुराने साल के टैक्स रेट है, आपसे आईसीआई नहीं एक्सपेक्ट करता, इंस्टीट्यूट नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप पुराने साल के सारे साल के टैक्स रेट याद रख के बैठोगे। तो जो भी पुराने साल के, जो अदर देन एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर के जो भी टैक्स रेट्स होंगे ना आपके, वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी इस तरह से नोट के फॉर्म में दे रखा होगा, तो वहां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको 11, 12, 12, 13, 13, 14 जो तीन साल के आपको अरियर्स मिल रहे हैं, उसके आपको टैक्स रेट बता रखे हैं। फॉर ये है फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर, यानी सीनियर सिटीजन, और फॉर अदर रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी नॉन सीनियर सिटीजन के केस में आपको टैक्स रेट दे रखा है। आपको बस ये देखना है कि आपको कौन सा टैक्स रेट यूज करना है पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अच्छा, नोट एजुकेशन सेस एट 2% एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ऑफ 1% वाज अट्रैक्टेड ऑन द इनकम टैक्स फॉर ऑल द प्रीसीडिंग ईयर्स। तो आपको जैसे पुराने सालों में, अभी करंटली आपके जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का आप निकालते हो, पहले 3% का निकलता था, एजुकेशन सेस होता था वो खाली, तो उसमें एजुकेशन सेस 2% होता था और हायर एजुकेशन सेस 1% होता था, तो 3% का आपका टोटल एजुकेशन सेस होता था। ये भी आपको नोट में बता रखा है। तो बेसिकली अब आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 निकालना है और फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपको 2021 की क्या बनती है वो निकालनी है अकॉर्डिंगली। तो अब आप इसमें कैसे करोगे? तो ठीक, अब लॉजिकली समझ क्या करना है, ठीक है, प्लीज लॉजिकली समझना है, रटना नहीं है। जो आपका एप्लीकेबल 1920 है, जिसकी आपको 10,20,000 की सैलरी दे रखी है करंट ईयर की, मैं जिसको बोलता हूँ, आपका अरियर्स भी दे रखा है, तो पहले तो आप निकाल लो 10,20,000 पे कितना मेरा टैक्स बनता है, यानी 10,20,000 इज द सैलरी दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ द अरियर्स। तो अब 10,20,000 पे आप टैक्स निकाल लोगे, पहले इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स और फिर एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स निकाला हुआ है, तो 10,20,000 की जो सैलरी थी उसमें 3,45,000 का आपको अरियर्स मिले थे, सो टैक्सेबल सैलरी केम आउट टू बी 13,65,000। तो इसमें आपको इनकम टैक्स निकालना है, मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, आपको जो स्लैब रेट पर्टिकुलर है वो यूज करके। बस ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर एसएससी बोला हुआ है कि 28 मार्च 2020 पे 67 ईयर्स का हो गया था, ठीक है, यानी आपको बता रखा है कि ये सीनियर सिटीजन है बेसिकली। तो आपको स्लैब रेट जो 1920 में आप यूज करोगे, जो सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होता है वो यूज करोगे, अप टू 3 लाख नील, उसके ऊपर 5% जो भी आपका स्लैब रेट बनता है वो अकॉर्डिंगली वो वाला स्लैब रेट यूज करके चलना है, ठीक है। तो 3 लाख से 5 लाख 5% हो गया, फिर 5 लाख से 10 लाख 20% हो गया, फिर 10 लाख से ऊपर आपका 30% हो गया। तो जिस स्लैब रेट यूज करोगे तो आपका 2,19,500 का टैक्स आ जाएगा। उस पर आप करंट ईयर में यानी 2020 में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% पे निकालता है, आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकाल लोगे, सो योर फाइनल टैक्स पेबल वुड कम आउट टू बी 2,28,280, राइट। उसके बाद आपको इस साल का अगेन टैक्स निकालना है, लेकिन इस बार आपको बिना अरियर्स इंक्लूड करे निकालना है। आपको बेसिकली क्या देखना है कि मेरा अरियर्स की वजह से एडिशनल मेरी इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई। अगर मेरे अरियर्स में होते तो मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती, अरियर्स इंक्लूड करके मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन गई, और सो आपकी जो इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी है ड्यू टू द अरियर्स वो कितनी हो गई, आपको ये निकालना है। तो सिंपली आपको पहले इसलिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स निकालोगे टैक्स लायबिलिटी, फिर एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स निकालोगे। तो सेकंड केस में आपने 10,20,000 पे निकाला एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स पे, वही सेम स्लैब रेट यूज करके आपका अकॉर्डिंगली 1,16,000 का टैक्स आ गया, उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया आपने, 4,640 बन गया, एंड आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,20,640 आ गई, राइट। ठीक है, ये तो मेरी बात हो गई करंट प्रीवियस ईयर की। अब आपको पुराने 3 सालों के जिनके अरियर्स दे रखे हैं, आपको उन साल में भी देखना पड़ेगा कि भैया अगर हमें उस साल ही ये सैलरी मिल गई होती तो जैसे 11-12 की मेरी अरियर्स कितने बनते हैं, 1,03,000। अब आपको देखना है अगर मुझे 10-11 में ही अरियर्स मिल गए होते तो मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती, ठीक है। अगर मुझे पिछले साल ही मतलब पुराने साल पे अगर मिल गई होती है सैलरी, तो मेरा इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होती, ये निकालनी है आपको। तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ निकाला हुआ है, तो 3 साल है 11, 12, 12, 13, 13, 14, उसमें आपको टैक्सेबल सैलरी दे रखी है, तो आपको हर साल के लिए पहले इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स फिर एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स, फिर सिमिलरली 12, 13 के लिए इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स, 12, 13, 14 के लिए भी इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स एंड एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स। तो आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है आपकी, आपको उस पर्टिकुलर साल की सैलरी दे रखी है, आपको कंपोनेंट आपको एलोकेशन भी दे रखा है कि अरियर्स कौन से साल के कितने अरियर्स बनते हैं,
आपको इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स पहले निकालना है टैक्स लाइबिलिटी, फिर एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स निकालना है, और फिर देखना है आपका इंक्रीमेंटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है अगर उस साल ही आपको मिल गया होता तो 7,10,000, जैसे अगर 11-12 की बात करूँ तो 7,10,000, 7,10,000 का आपका सैलरी थी, तो पहले हमने निकाला इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स, 1,03,000 का अरियर्स थे, क्वेश्चन में दे रखा है ये 10-11 प्रीवियस है, 10-11 के 1,03,000 का अरियर है, तो 1,03,000 ऐड करा तो मेरी 8,13,000 की सैलरी आ गई। अब आपको टैक्स निकालना है। अगेन अब सवाल उठा कौन से टैक्स रेट को यूज करना है, आपको असेसमेंट ईयर 11-12 का टैक्स रेट यूज करना है जो आपको नोट में दे रखा है ये। दूसरा क्वेश्चन उठा सीनियर सिटीजन वाला रेट लेना है नॉन सीनियर सिटीजन वाला रेट लेना है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको हिंट दे रखा है, आपको बोला हुआ है कि 28 मार्च 2020 को ये 67 ईयर्स का हो गया था, तो आपको देखना है कि असेसमेंट ईयर 10-11 में ये क्या 67 ईयर्स का था कि नहीं था, मतलब 60 ईयर्स या उससे अब था कि नहीं था, यानी सीनियर सिटीजन था या नहीं था। तो मैं अगर देखूं 31 प्रीवियस ईयर 10-11 का मतलब हो गया आपका 30 एज ऑन 31 मार्च 2011 इसकी एज क्या होगी वो निकाल के देखोगे आप। तो प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2011 को इसकी एज कितनी रही होगी, अगर ये 28 मार्च को इसका मान लो बर्थडे आता है तो 31 मार्च 2020 से 7 साल पीछे कर लोगे, नहीं सॉरी 9 साल पीछे कर लोगे, तो 31 67 में से बेसिकली 9 ईयर्स अगर मोटा मोटा माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 58 ईयर्स मोटा मोटा, तो बेसिकली 60 ईयर्स से कम था, 10-11 में 60 ईयर्स से कम था, तो आप नॉन सीनियर सिटीजन वाला रेट लोगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका टैक्स निकल जाएगा। तो इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स निकाला आपने 97,900, एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स निकाला आपने 76,000। अब ध्यान रखना असेसमेंट ईयर 11-12 में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का नहीं लगता था, सीधा एजुकेशन सेस 3% का लगता था, ठीक है, यानी एजुकेशन सेस 2% और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस आपको 1% का, तो अगर 3% का एजुकेशन सेस निकाल के आपका टैक्स ये बन गया, तो दिस इज इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स। डिट्टो सेम में आपको 12-13 और 13-14 का भी निकालना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा, उसके लिए आपके लिए एज देखनी पड़ेगी। तो 31 असेसमेंट ईयर 12-13 मतलब प्रीवियस ईयर 11-12 यानी 31 मार्च 2012 को मोटा मोटा यानी आप मान लो 8 साल 67 में से 8 कम कर दोगे तो अभी भी 60 ईयर्स का नहीं बैठ रहा आई थिंक। अगर मैं 7 ईयर्स उसमें से माइनस करूँ 2013, तो बेसिकली 28 मार्च 2013 को 60 ईयर्स का हुआ था ये, तो 11-12 में भी ये 60 ईयर्स का यानी सीनियर सिटीजन नहीं हुआ था, तो इस केस में भी आपका 11-12-13 के असेसमेंट ईयर 12-13 के केस में भी आपका नॉन सीनियर सिटीजन वाला जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है, यानी ये 12-13 असेसमेंट ईयर, और जो नॉन सीनियर सिटीजन वाला यानी ये वाला, ठीक है, ये आपका टैक्स स्लैब रेट यूज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप इसमें भी आप इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स निकालोगे। अच्छा, इंक्लूसिव अरियर्स मतलब 8,25,000 की तो आपकी सैलरी थी इस साल की, टैक्सेबल सैलरी थी, और 1,17,000 का अरियर्स मिला आपको, तो 9,42,000 की टैक्सेबल सैलरी इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स एंड 8,25,000 की सैलरी थी, तो दोनों पे आपको एप्लीकेबल स्लैब रेट यूज करके आप टैक्स लाइबिलिटी निकाल लोगे, उसमें अगेन 3% का एजुकेशन सेस ऐड कर दोगे, आपका टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, राइट। फाइनली अगेन सिमिलरली असेसमेंट ईयर 13-14 यानी प्रीवियस ईयर 12-13 के लिए भी आपको निकालना है, तो मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर 12-13 में ही सीनियर सिटीजन हो चुका था, ठीक है। अगर आप इसकी बर्थडे आपने बोला है 28 मार्च को आती है, सीनियर 67 ईयर्स का हो गया है, तो यानी 7 साल अगर माइनस कर दोगे आप इसमें से तो आएगा 28 मार्च 2013, तो 28 मार्च 2013 को सीनियर सिटीजन हो गया था, यानी प्रीवियस ईयर 12-13 के केस में, फाइनेंशियल 12-13 के केस में, प्रीवियस ईयर 12-13 के केस में सीनियर सिटीजन हो गया था, तो यहाँ पे आपको 30 असेसमेंट ईयर 13-14 का ये स्लैब रेट लग जाएगा जो सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है, यानी ये वाला, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया हो। अकॉर्डिंगली आपको अगेन इसमें 1,25,000 के एरियाज थे 13-14 के, तो आपको इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स एंड एक्सक्लूसिव अरियर्स आपको सैलरी निकाल इनकम निकाल देनी है, उस पर टैक्स निकाल देना है आपको स्लैब रेट यूज करके, फिर अगेन 3% का एजुकेशन से ऐड कर दोगे, तो 1,51,925 आपका इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स आ गया टैक्स लायबिलिटी, एंड 1,18,450 आपकी टैक्स आ गई एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स, ठीक है। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको फाइनली आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 निकालना है। आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करना प्लीज, अब कैसे निकालोगे। तो हमने असेसमेंट ईयर 2021 यानी करंट ईयर में जिस साल आपका ईयर मिला है उस साल हमने पहले निकाला था इंक्लूडिंग अरियर्स कितना टैक्स बन रहा है और एक्सक्लूडिंग अरियर्स कितना टैक्स बन रहा है, ठीक है।
तो ये मैंने 1,07,640 डिफरेंशियल टैक्स निकाल दी, यानी कि कितना अरियर्स की वजह से मेरा इस साल एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स मेरा इंक्रीज कितना हो रहा है इस अरियर्स की वजह से, तो वही मैंने डिफरेंशियल टैक्स निकाल दिया। ठीक है, अब आइडियली जो ये अरियर्स है ये तो पुराने साल से पर्टेन करते हैं, तो अब आपको एक्चुअली में ये सैलरी तो एक्चुअली आपकी पिछले साल की होनी चाहिए थी, आपको पहले मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली, आपको इस साल अरियर्स के फॉर्म में मिली है। तो अब अगर आपको ये सैलरी, पर्टिकुलर सैलरी आपको यानी अरियर्स आपको पिछले साल ही जो रेलिवेंट ईयर है उस साल ही मिल गए होते, तो आपकी कितने टैक्स बनता, या आपने इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स सारे टैक्स लायबिलिटी निकाली हुई है, तो आपकी टैक्स कितना बढ़ जाता। ठीक है, उस साल अगर आपको अरियर्स मिल गए होते तो आपको वहाँ टैक्स में इंक्रीज कितना हो जाता। तो 3,91,000 आपका टोटल हो गया टैक्स इंक्लूडिंग अरियर्स। तो अगर आप ये तीनों साल का 1,08,37, 1,38,638 और ये वाला 1,51,925 अगर ऐड करोगे, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ अरियर्स, अगर आप सारे इस टैक्स को ऐड करोगे तो इतना आएगा। फिर आप सारे टैक्स जो आपका बना है एक्चुअली में एक्सक्लूसिव ऑफ अरियर्स जो आपको बना है वो निकालोगे, और आप इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल टैक्स निकाल दोगे 92,185 का। ये क्या है, ये आपका टैक्स कितना बढ़ जाना चाहिए था, अगर पिछले साल में मिल गया होता, जिस साल की सैलरी है उस साल ही मिल गया होता, तो आपका टैक्स कितना एक्चुअली बढ़ जाना चाहिए था। तो आपका एक्चुअली बढ़ा इतना, बढ़ना चाहिए था इतना। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, यही आपका रिलीफ हो गया। ठीक है, तो आपकी पिछले, क्योंकि सैलरी पिछले साल की थी तो आपके टैक्स इतना एक्चुअली में इतना ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो इस साल एरियर्स के फॉर्म में मिली, आपका टैक्स इतना बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो आपका एक्स्ट्रा आपका बढ़ रहा है, वो आपका रिलीफ, उतना का आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 हो जाएगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस लास्ट टाइम, आपके 1,07,640 का टैक्स एक्स्ट्रा आपका बढ़ रहा है इस साल अरियर्स मिलने की वजह से, जो कि बढ़ना चाहिए था 92,185 से ही, क्योंकि तो जो अरियर्स मिले तो पिछले साल के थे। तो अगर आप पिछले साल की अरियर्स करके वहां उस साल के टैक्स के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे, तो आपका टैक्स इतना बनता, 92 इतना बढ़ गया, मतलब 92,185 से, तो आपका बढ़ना चाहिए था 92,185 से, लेकिन आपका इस साल मिलने की वजह से 1,07,640 से बढ़ गया। तो जो आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 हो जाएगा। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैसे निकालोगे? आपको एट द एंड क्या निकालना है, आपका असेसमेंट ईयर 2021 का टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? 2,28,780 बन रही है, ये इंक्लूड, अगर मैं अरियर्स ऐड करके देखूं 2,28,280 बन रही है, इसमें से 15,455 का मैंने रिलीफ अलाउ कर दूंगा, बैलेंस आपकी इस साल की टैक्स पेबल बन जाएगा या टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी आफ्टर क्लेमिंग द रिलीफ। So this was a question. I would request you to once more अपने आप से एक बार क्वेश्चन को जरूर देखना, तो आई एम प्रीटी श्योर क्लियर हो जाएगा। बहुत लॉजिकली सोचना, देखो हमने कोई भी स्टेप्स को रेफर नहीं किया, आपके बेनिफिट के लिए अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया हुआ है उसको स्टेप से भी लिंक कर देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था कि आपको जिस साल अरियर्स मिला है उस साल आपको पहले टोटल इनकम इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी निकालनी है, तो टोटल इनकम एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी निकालनी है और इस पर टैक्स निकालना है। तो यही हमने करा था फर्स्ट स्टेप में, ये हमने यहाँ पे टोटल टैक्स निकाल दिया, टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर्स। ठीक है, सेकंड स्टेप में बोला हुआ है आपको कि आपको फिर इन दोनों के बीच में जो टैक्स निकाला है इसका डिफरेंशियल निकालना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है जहाँ हमने रिलीफ कैलकुलेट किया है, ये हमने डिफरेंशियल टैक्स निकाला हुआ है। स्टेप 3 में क्या बोला था मैंने कि जिस साल से भी अरियर्स रिलेट करते हैं, एडिशनल सैलरी रिलेट करती है, उस साल इंक्लूडिंग अरियर्स एंड एक्सक्लूडिंग अरियर्स आपको टैक्स निकालना हुआ है। तो ये आपने इस बड़ी सी टेबल में करा हुआ है, तो इंक्लूडिंग एरियर्स और एक्सक्लूडिंग एरियर आपने टैक्स निकाल दिया। फोर्थ स्टेप क्या था, जो आपने यहाँ जो टैक्स निकाले इन दोनों के बीच में डिफरेंशियल टैक्स निकालना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, वो आपने आप यहाँ पे निकाल दिया। देखो ये आपने डिफरेंशियल टैक्स निकाल दिया। एंड फाइनल स्टेप का क्या था, आपको फाइनल रिलीफ अंडर सेक्शन 89 निकालना था, जो कि स्टेप 2 माइनस स्टेप 4 होता था, वो हमने यहाँ पे ही कर दिया। बेसिकली आपका स्टेप 2 का अमाउंट है, ये आपका स्टेप 4 का अमाउंट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया वो आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89 हो गया। अकॉर्डिंगली आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलीफ अंडर सेक्शन 89। होपफुली वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर रही होगी तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट करके बताना जरूर आपको क्या वीडियो कैसी लगी। इन केस आप चाहते हो कोई और इस तरह की मैं वीडियो कवर करूँ तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर इट। टिल देन टेक केयर, टेक केयर of yourself, study, enjoy your life,
Take care of your health, take care of the health of your family, and hope I'll see you in my next video.